Welcome to the NCERT solutions of colligative properties. So let us start with the question number 1. Define the term solution. How many types of solutions are formed and write briefly about each type with an example. तो देखिए solution जैसा कि आपने लेक्चर में पढ़ा है, it is a homogeneous mixture of two or more than two components, जहाँ पर जो मेजर कंपोनेंट होता है बाय मास दैट इज सॉल्वेंट और जो माइनर कंपोनेंट्स होते हैं दोज आर कॉल्ड सॉल्यूट्स. तो जब एक सॉल्यूट होता है इट इज़ कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन, दो सॉल्यूट्स होते हैं इट इज़ कॉल्ड टर्नरी सॉल्यूशन. ओके, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं कि देर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और एग्जैक्टली NCERT से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का जो फिगर है विद एग्जाम्पल वो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एग्जैक्टली लिख सकते हैं. Okay, so I hope this question can be easily found in NCERT textbooks. अब देखिए question number 2. Suppose a solid solution is formed between two substances, one whose particles are very large and the other whose particles are very small. What kind of solid solution is this likely to be? देखिए solid solution का मतलब क्या होता है. सॉलिड सॉल्यूशन हम ले सकते हैं सॉलिड इन सॉलिड. ठीक है, तो सॉलिड इन सॉलिड में पहला सॉलिड जो होगा ये एज अ सॉल्यूट काम करेगा जो माइनर अमाउंट में, कम अमाउंट में दिया गया है. दूसरा जो मेजर अमाउंट में वो एज अ सॉल्वेंट काम करेगा और इसका एग्जांपल होता है एलॉय मेटल्स. तो एलॉय मेटल्स में क्या होते हैं, एक मेटल मेजॉरिटी में होगा और बाकी मेटल्स जो कि एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं वो थोड़े थोड़े अमाउंट में उसमें मिक्स किए जाते हैं यूनिफॉर्मली. ठीक है, तो एक के पार्टिकल्स काफ़ी बड़े होंगे. तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें, अगर एक के पार्टिकल्स काफ़ी बड़े हैं तो दूसरा जो पार्टिकल है जो बहुत छोटा है वो यहाँ पर आ सकता है. ठीक है, ये वाले जो वॉइड्स हैं यहाँ पर वो प्रेजेंट होगा. तो इसको आप बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूशनल, सॉरी नॉट सब्स्टिट्यूशन, इंटरस्टिशियल. ठीक है, दिस इज इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन. इंटरस्टिशियल का मतलब है कि ये जो बीच वाली साइड्स थी इनमें हमने दूसरे पार्टिकल को लाके रखा है, हमने किसी को रिप्लेस नहीं किया. सब्स्टिट्यूशन होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ से मैं एक एटम को बाहर निकाल दूँ और उसकी जगह सॉल्यूट का पार्टिकल लगा दूँ तो दैट विल बी कॉल्ड सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन. पर यहाँ पर मैंने जो इंटरस्टिशियल साइट्स हैं वहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल्स को रख दिया है. तो इससे ना मैंने इसकी ज्योमेट्री को ज़्यादा डिस्टर्ब किया, ना मैंने इसके ओरिजिनल पार्टिकल्स की पैकिंग को ख़राब किया. तो दिस आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन. थर्ड एग्जाम्पल, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म. देखिए मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी, मास परसेंटेज, ये सारे आपने लेक्चर्स में पढ़े हुए हैं. ठीक है, तो आई हैव फर्स्ट मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करना है. तो देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट ए, मान लीजिए वो हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन. ठीक है, मान लीजिए सॉल्यूशन में 3 पर्टिकुलर स्पीशीज़ हैं या 4 स्पीशीज़ हैं या 5 स्पीशीज़ हैं, तो जिसकी भी मोल फ्रैक्शन आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल्स. सेकंड, मोलैलिटी स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. ठीक है, तो यहाँ ध्यान में रखना है कि ये सॉल्वेंट का वेट है, सॉल्यूशन का नहीं है. और मोलैरिटी तो आप सबने पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स. और मास परसेंटेज, मास परसेंटेज क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. तो ये हैं इनके फॉर्मूलाज और डेफिनेशन आप बुक से डायरेक्टली या लेक्चर से लिख सकते हैं. अब देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4. Concentrated nitric acid used in laboratory work is 68% nitric acid by mass in aqueous solution. What should be the molarity of such a sample of the acid if the density of the solution is given to be 1.504 gram per ml?
तो अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर आपको डेंसिटी भी दी गई है, बट इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। जब हम बाय मास की बात करते हैं तो इसका मतलब होगा कि 68 ग्राम HNO3 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, क्योंकि बाय मास होगा तो दोनों मास में लेंगे। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 68 ग्राम HNO3 अगर 100 ग्राम में है तो बाकी का अमाउंट कितना हो, क्या होगा, सॉल्वेंट का। तो बाकी के जो बचे 100 माइनस 68 दैट इज 32 ग्राम वाटर होगा उसमें। ठीक है, तो आप ये भी बता सकते हैं इसमें। सेकेंडली, अब जब आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको पता है, ठीक है, कि 68 ग्राम दिया गया है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है, तो 100 ग्राम के लिए हमें पता है कि कितने ग्राम दिया गया है। अब वॉल्यूम कितनी है ये नहीं पता। ओके, तो देख लीजिए, बाय डिफॉल्ट लेट अस टेक अ 1 लीटर सैंपल। ठीक है, इस सॉल्यूशन का हमने 1 लीटर सैंपल ले लिया। उससे क्या होगा, 1 लीटर जब वॉल्यूम होगी तो जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वही मोलैरिटी के बराबर होगा। ठीक है, तो 1 लीटर के लिए अब करना क्या है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कितने हो जाएगा, मास। तो मास ऑफ 1000 ml सॉल्यूशन कितना होगा, 1000 इंटू 1.504 दैट इज 1504 ग्राम। ठीक है, तो मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन का मास है 1504 ग्राम। इसको आप अप्रॉक्सीमेटली 1500 ग्राम भी ले सकते हैं। ठीक है, उससे कैलकुलेशन आपकी इजी होगी। अब देखिए 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना HNO3 है, 68 ग्राम, या 68 डिवाइड बाय 63 मोल्स, क्योंकि HNO3 का मॉलिक्यूलर मास होता है 63। ठीक है, तो आप ग्राम में लिख सकते हैं। तो अगर 100 ग्राम में 68 बाय 63 मोल्स HNO3 के हैं तो 1500 ग्राम में कितना होगा इसका 15 टाइम्स। तो 15 इंटू 68 बाय 63 मोल्स। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी आएगी, अप्रॉक्सीमेटली 16.2। तो ये 16.2 मोल्स क्या हैं, HNO3 के हैं, किसमें, 1500 ग्राम सॉल्यूशन में, जो कि कितना था, 1 लीटर सॉल्यूशन था ऑलमोस्ट। तो 1 लीटर में जो मोल्स होते हैं वही मोलैरिटी होगी। तो मोलैरिटी आपकी आ जाएगी 16.2, दैट्स द आंसर। और बिल्कुल एग्जैक्ट आपको वैल्यू निकालनी है तो आप इसको 1504 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज इजी क्वेश्चन। तो दिस देखिए, इस क्वेश्चन को एक्चुअली इतने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स में सॉल्व नहीं किया जाता है, ये हार्डली 3 स्टेप्स में सॉल्व होता है। बट दिस इज़ टू शो यू कि आप गिवन डाटा को किस किस तरह से एनालाइज करके स्टेप बाय स्टेप को सोचेंगे। तो ये जो फर्स्ट के स्टेप्स हैं यहाँ तक, ये आपको माइंड में सॉल्व करना है, आपको लिखना नहीं है। आपको स्टार्ट करना है डायरेक्टली इस पॉइंट से एग्जामिनेशन में। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में तो आप स्टेप बाय स्टेप पूरा लिखें, बट कंपटीशन में यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टेप ओनली। आपको ये फालतू के स्टेप्स दिमाग में सॉल्व करने हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। A solution of glucose in water is labeled as 10% weight by weight. What would be the molality and mole fraction of each component in the solution? If the density of the solution is given to be 1.2 gram per ml, then what shall be the molarity of the solution? देखिए, तो यहाँ पर मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी तीनों पूछे गए। तो अगेन हमारे को दिया गया है वेट बाय वेट, दैट इज मास परसेंटेज। तो इसका मतलब है कि 10 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन, जानते हैं आप, 100 ग्राम सॉल्यूशन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 ग्राम ग्लूकोज, क्योंकि मास हमेशा कंजर्व रहता है तो 90 ग्राम वाटर होगा बाकी। ठीक है, अब डायरेक्टली अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें तो देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कितना होगा। मान लीजिए मैंने 100 ग्राम सैंपल लिया, 100 ग्राम में 10 ग्राम ग्लूकोज था, तो उसके मोल्स आएंगे 10 डिवाइड बाय 180, क्योंकि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 होता है, डिवाइड बाय टोटल मोल्स होंगे ग्लूकोज के मोल्स प्लस वाटर के कितने हैं
90 डिवाइड बाय कितना होता है मॉलिक्यूलर मास 18, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा अप्रॉक्सीमेटली ये आपकी वैल्यू 0.01 आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर x ऑफ ग्लूकोज 0.01 है तो x ऑफ वाटर कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.01 0.99, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर मोल फ्रैक्शन आ गया। अब उसके बाद अगर हम मोलैरिटी की बात करें तो एग्जैक्टली वैसे ही आप सॉल्व करेंगे। डेंसिटी 1.2 दी गई है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि 1 ml का ग्राम का जो वेट है 1 ml का वो है 1.2 ग्राम। तो 1000 ml का वेट कितना होगा 1200 ग्राम, ठीक है। तो अब देखिए 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 100 ग्राम में कितना ग्लूकोज होता है 10, मतलब 10 डिवाइड बाय 180 मोल्स। तो 100 में अगर में इतना होता है तो 1200 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा 12 इंटू 10 बाय 180 0.66, और 1200 ग्राम एक्चुअली हैं कितने 1 लीटर। तो मतलब 1 लीटर में कितने मोल्स हैं 0.66। तो मोलैरिटी कितनी आ गई आपकी 0.666, दैट इज 0.67, ठीक है। वैसे आप मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए आपको मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। तो देखिए मोल्स इसके कितने हैं, मोल्स आप ले लेंगे ग्लूकोज के, अगर आप 100 ग्राम सैंपल भी लेते हैं तो 100 ग्राम, या चलिए 100 ग्राम में क्यों लेना, हमने डायरेक्टली जब 1200 ग्राम के लिए अभी सॉल्व किया है तो 1200 ग्राम में कितने मोल्स हैं 0.66, ठीक है, या 0.67, ठीक है। 1200 ग्राम में है। अब 1200 ग्राम में ग्लूकोज कितना था 100 ग्राम में 10 है तो 1200 ग्राम में 120 होगा। तो 1200 से 120 कम कर देंगे तो कितना आएगा 1080। तो 1080 ग्राम क्या होगा वाटर, ठीक है। देखिए जो 1200 ग्राम्स है वो किसका वेट है 1200 ग्राम में पानी भी है और ग्लूकोज भी है। अब जब 100 ग्राम में 10 ग्राम ग्लूकोज होता है, या एक्चुअली ऐसे करिए 100 ग्राम में 90 ग्राम्स वाटर है तो 1200 ग्राम में कितना होगा 19 इंटू 12, ठीक है। तो 1080 ग्राम। अब क्योंकि इसको किलोग्राम में लेना है मोलैलिटी के लिए आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट हमेशा, तो ये आ जाएगा 1.080। तो इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो यू विल गेट द वैल्यू फॉर द मोलैलिटी ऑल्सो, ओके। तो आपका मोल फ्रैक्शन आ गया, मोलैलिटी आ गई और मोलैरिटी भी आ गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar amounts of both. Now this is a very good question क्योंकि ये purely stoichiometry के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें आपका बेसिकली सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का तो कोई रोल नहीं है। बट अब आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई क्या करना है, आपको HCl दिया गया है और वो किसके साथ रिएक्ट करेगा Na2CO3 और NaHCO3 के साथ। अब ये रिएक्ट करेंगे कैसे आपको ये समझ आना चाहिए। Na2CO3 इट इज़ अ सॉल्ट, किसका सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और वीक एसिड H2CO3 का, ठीक है। तो इट्स अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक होगा क्योंकि इसका जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है वो क्या है बेस है, वीक कंपोनेंट एसिड है तो वीक को छोड़ो, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट बेस है। तो जब Na2CO3 को आप पानी में डालेंगे तो पानी बेसिक हो जाएगा। NaHCO3 भी क्या है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH प्लस वीक एसिड H2CO3, इसका सॉल्यूशन भी बेसिक होगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, HCl जब Na2CO3 के साथ कंबाइन करेगा तो ये बनाएगा 2NaCl प्लस H2CO3, तो मतलब आपको 2 HCl चाहिए। और HCl जब NaHCO3 के साथ कंबाइन करेगा तो डायरेक्टली बनाएगा NaCl प्लस H2CO3,
मतलब यहाँ पर एक ही HCl चाहिए, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर 2 मोल HCl 1 मोल Na2CO3 के साथ कंबाइन करता है। तो Na2CO3 का जो N फैक्टर आएगा, ठीक है, अब आई डोंट नो कि आपने स्टोइकियोमेट्री को कितने अच्छे से पढ़ा है, इसका जो N फैक्टर आएगा वो आएगा 2, क्योंकि यहाँ पर 2 Na पॉजिटिव 2 H पॉजिटिव से रिप्लेस हो रहे हैं, तो N फैक्टर आएगा 2। यहाँ पर एक Na पॉजिटिव 1 H पॉजिटिव से रिप्लेस हो रहा है, तो N फैक्टर आएगा 1, ठीक है। ये प्योरली स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने स्टोइकियोमेट्री नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा हो। अब इसके बेस पे क्वेश्चन सारा सॉल्व होगा। तो देखिए, अब ये इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड नहीं है, ये आपको जस्ट बताने के लिए था कि HCl इनके साथ रिएक्ट करेगा क्यों, क्योंकि ये बेसिक सॉल्यूशन देते हैं और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब होगा क्या, जब हम रिएक्शन लिखते हैं एसिड बेस का, तो हम लिखते हैं कि इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड हमेशा इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस होना चाहिए अगर वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करना है दोनों को। अब 1 ग्राम मिक्सचर दिया गया है Na2CO3 और NaHCO3 का, ठीक है। तो हम ले लेते हैं कि ये आपको पास दिया गया है Na2CO3 प्लस NaHCO3, ये मिला के 1 ग्राम है। इसमें मान लीजिए Na2CO3 को मैंने 1 माइनस x ले लिया और NaHCO3 को x ग्राम ले लिया, तो टोटल 1 ग्राम बन गए। अब ठीक है, अब इनके मोल्स कितने होंगे, Na2CO3 के मोल्स होंगे वेट अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास 106, NaHCO3 का हो जाएगा x डिवाइड बाई 84, तो यहाँ से इनके मोल्स आ जाएंगे। अब क्योंकि इन्होंने कहा है ये इक्विमोलर अमाउंट्स हैं दोनों के, मतलब इस मिक्सचर में दोनों के मोल बराबर हैं, तो सिंस बोथ आर इक्विमोलर, तो इक्विमोलर होने की वजह से आप लिख सकते हैं कि 1 माइनस एक्स अपॉन 106 शुड बी इक्वल टू एक्स अपॉन 84। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली आपकी 0.557 और 1 माइनस एक्स आ जाना चाहिए आपका 0.443, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई x और 1 माइनस एक्स। तो आपको पता लग गया कि NaHCO3 एक्चुअली 0.557 ग्राम है और Na2CO3 0.443 ग्राम है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो HCl की नॉर्मेलिटी तो दी नहीं गई है, मोलैरिटी दी है, पर क्योंकि एक HCl एक ही H पॉजिटिव देता है, इसलिए उसकी नॉर्मेलिटी भी मोलैरिटी के बराबर होती है। तो उसकी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी बराबर है 0.1 इनटू वॉल्यूम, ये आगे इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। अब इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस Na2CO3 के इक्विवेलेंट्स कितने होंगे, तो आपने एक फॉर्मूला शायद पढ़ा हो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, Na2CO3 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, इसका वेट है 0.443, मोल्स निकालने के लिए 106 से डिवाइड करेंगे और n फैक्टर इसके लिए 2 था, क्यों था मैंने आपको समझा दिया है, प्लस मोल्स ऑफ NaHCO3 आ जाएंगे आपके पास 0.557 डिवाइड बाई 84 और इसका n फैक्टर 1 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो वॉल्यूम आपको लीटर्स में आएगी एंड दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 0.157 लीटर्स या 157 ml। ओके, सो दिस इज़ अ क्वेश्चन, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ये आप बोल सकते हैं कि ये जेई में आने वाला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जेई में आराम से पूछे जा सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। So in the next lecture we will start with the question number 7. Okay, so till then आप प्रैक्टिस कर सकते हो 7 से लेके 12 तक के क्वेश्चंस. Once you try yourself, then you see the solution.